अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमने चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 क्वेश्चन हैं जो कि इस पोर्शन में मौजूद हैं। तो इनके आंसर के लिए हम चलते हैं अपनी न्यू फाइल के ऊपर। वहाँ पे हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं, वहाँ पे इनके आंसर्स को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज में हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है और उसके नीचे इसका आंसर मौजूद है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका आंसर हम समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1.1, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है, किसी भी चीज़ की मिकदार, इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। किसी भी चीज़ की मिकदार के लिए हमारे पास 2 जो यूनिट्स हैं वो यूज़फुल क्यों हैं, ठीक है, या फिर हम यूज़फुल क्यों समझते हैं 2 यूनिट्स रखने को, या फिर हमारे पास जो 2 यूनिट्स हैं इनको हम मुफीद क्यों समझते हैं। और 2 यूनिट्स हैं किस चीज़ के, फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की मिकदार के लिए, ठीक है। मिकदार के लिए 2 यूनिट्स होने का क्या मतलब है, एक यूनिट होगा उसका मैस मेजर करने के लिए, एक यूनिट होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद मेजर करने के लिए। द किलोग्राम एंड द मोल। देखें 2 हमारे पास यूनिट्स हैं, किलोग्राम और मोल। 2 यूनिट्स हमारे पास होना ये क्यों ज़्यादा यूज़फुल है, इसका हमारे पास आंसर है वी यूज़ किलोग्राम टू मेजर द मैस ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। किलोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं मैस मेजर करने के लिए। We use mole to measure the amount of substance in terms of number of particles like atoms और molecules। अगर हमने फाइंड करने हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं सब्सटेंस के अंदर, वो कितने हैं, तो वो फिर हम मेजर करते हैं मोल की हेल्प से, ठीक है। मोल एक स्पेसिफिक नंबर है, आप इसको मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि मोल कितने नंबर के बराबर होता है। उतनी अगर हमारे पास नंबर्स आ जाएँ पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, तो हम कहते हैं कि इतने पार्टिकल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हमारे पास 1 मोल के बराबर हैं, ठीक है। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात ये कि जो आपके पास किलोग्राम है ये यूज़ होता है मैस को मेजर करने के लिए, और जो मोल है ये हम यूज़ करते हैं तादाद को मेजर करने के लिए, ठीक है। बोथ आर यूज़फुल, दोनों यूज़फुल हैं, बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू नो हाउ हैवी अ सब्सटेंस इज़ यूज़ किलोग्राम। क्योंकि कभी कभी हमें ये जानना होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी भारी है, तो इसके लिए फिर हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। एंड समटाइम्स हाउ मैनी पार्टिकल्स इट हैज़, और कभी कभी हमने ये जानना होता है कि इसके अंदर कितने ज़रात मौजूद हैं, तो उनको अगर हमने काउंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोल को, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ क्वेश्चन 1.2। 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड विद ए स्केल। 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक रॉड की लेंथ मेजर की है विद ए स्केल, और इस स्केल के साथ उन्होंने मेजर की, ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 mm, जिसके ऊपर जो उसकी छोटी से छोटी डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। छोटी से छोटी डिवीजन होने का मतलब ये है कि कम से कम वो जो पैमाइश दे सकता है वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये उस स्केल का लीस्ट काउंट है। देखिए उन्होंने फाइंड क्या किया है, उन्होंने एक रॉड की लेंथ फाइंड की उस स्केल की हेल्प से जिस स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर का क्या मतलब है, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, ठीक है। इसे हम कहते हैं 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर ओवर 1000। इसे हम कहते हैं 1 मिलीमीटर, जो कि होता है 0.001 मीटर, ठीक है। ये होता है, यानी कि डेसिमल है हमारे पास। डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करें, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो हमारा जो लीस्ट काउंट है वो है 1 mm, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.001 मीटर, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स होंगी इनमें से दुरुस्त मेजरमेंट वो होगी जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसका अगला जो विषय सवाल का उसके अंदर है एंड रिकॉर्डेड एज, और इन्होंने जो लेंथ रिकॉर्ड की है वो इस तरह से रिकॉर्ड की है 0.4235 मीटर, 0.42 मीटर, 0.424 मीटर। अब देखें यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास हैं 4 डिजिट्स, यहाँ पे हैं 2 डिजिट्स, और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद हैं 3 डिजिट्स। विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सा जो रिकॉर्ड है जो उन्होंने मेजरमेंट्स ली हैं इनमें से कौन सी मेजरमेंट दुरुस्त है और वो क्यों दुरुस्त है, हमने अब ये बताना है। तो हमारे पास इसका आंसर है
द करेक्ट रिकॉर्ड इज़ थर्ड वन, ठीक है। जो तीसरा है ये हमारे पास करेक्ट रिकॉर्ड है, ये करेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। 0.424 मीटर। दिस इज़ बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ 1 mm। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो स्केल है इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, क्योंकि उन्होंने यही बताया ना कि जो मिनिमम डिवीजन है 1 मिलीमीटर है, तो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। हम जानते हैं कि जो 1 मिलीमीटर होता है ये होता है 0.001 मीटर के बराबर। हमने पहले देख लिया कि जो 1 मीटर है उसका ये 1000वां हिस्सा होता है, और 1/1000 जब हम करते हैं तो हमारे पास इतने मीटर्स आते हैं। अब देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 है। सो द आंसर शुड हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसीलिए जो हमारे पास आंसर है उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। ऑप्शन 3 फॉलोज दी रूल ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। आपके पास ये जो तीसरा ऑप्शन है ये इस रूल को फॉलो करता है कि जितने डेसिमल प्लेसेस आपकी लिस्ट काउंट में है उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस थी तो आपका वो आंसर जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने रीज़न बता दी। रीज़न ये कि जो लीस्ट काउंट है उसके साथ हमने रिलेट किया है दुरुस्त मेजरमेंट को। लीस्ट काउंट के अंदर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो हमारी वो मेजरमेंट जिसके अंदर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं वही करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 1.3, इसको देखते हैं। वाई इज़ द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस। अब देखें जो किलोग्राम है वो मैस का बेस यूनिट क्यों है, नॉट द ग्राम, ग्राम क्यों नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि ग्राम जो है वो मैस का जो बेस यूनिट है वो नहीं है, किलोग्राम ये क्यों है, ठीक है। इसकी हमने अब रीज़न बतानी है। किलोग्राम इज़ द बेस यूनिट ऑफ मैस इन SI यूनिट्स। अब जो किलोग्राम है ये SI यूनिट्स के अंदर मैस का बेस यूनिट है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक मेयार है, एंड लार्जर यूनिट, और ये एक बड़ा यूनिट है। अब देखें ग्राम जो इसको अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट कह देते तो बड़ा छोटा सा यूनिट था, हर कोई ग्राम को मेजर नहीं कर सकता। जो किलोग्राम है इनको मेजर करना ज़्यादा इजी है, इसीलिए ये जो किलोग्राम है ये हमारे पास SI यूनिट है। इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड, इसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है किलोग्राम को, फॉर कंसिस्टेंसी इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स, कि जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी हो, यानी कि मुख्तलिफ आप मेजरमेंट्स लें तो सारी मेजरमेंट्स एक जैसी आ जाएँ। ग्राम इज़ ए स्मॉलर यूनिट, ग्राम जो है ये एक छोटा यूनिट है, एंड इज़ यूज्ड फॉर कन्वीनियंस इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। अगर आपके पास स्मॉलर क्वांटिटीज़ हों, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हों जिनके मेजरमेंट्स बहुत कम हों, जिनके मैसेज बहुत कम हों, उनके मैसेज को मेजर करने के लिए आप ग्राम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा लाइफ है वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके मैसेज इतने कम होते नहीं हैं कि हमेशा उनको हम ग्राम में मेजर करें, उनको किलोग्राम में मेजर करना ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है, इसलिए हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 1.4, कंसिडर द इक्वेशन P इज़ इक्वल टू Q प्लस R, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। इफ़ Q एंड R बोथ हैव द सेम डायमेंशंस ऑफ MLT, आपके पास जो Q और R हैं ये दोनों, अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम हो MLT, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P, तो उसके बाद जो P है इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास है Q और आपके पास है R, इन दोनों की डायमेंशंस हैं MLT, ठीक है। दोनों की यही डायमेंशन है। अगर यहाँ पे आगे होता S और उसके आगे होता T और उसके आगे होता U, उसके आगे होता V, इस तरह से बहुत सारे भी अगर आपके पास इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटीज़ होती और सब की जो डायमेंशन है वो यही होती है MLT, तो उसके बाद भी जो आपका P है इसकी डायमेंशन MLT ही होनी थी। जितनी भी क्वांटिटीज़ हों सब्ट्रैक्ट हो रही हों और ऐड हो रही हों, अगर उन सब की डायमेंशन सेम है तो दूसरी साइड के ऊपर जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी उसकी वही डायमेंशन होगी। ऐड करके नहीं लिखनी, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे क्योंकि 2 क्वांटिटीज़ हैं तो डायमेंशन क्योंकि हर एक की MLT है तो फाइनल जो P है इसकी डायमेंशन आपको मिल जाएगी 2 × MLT। 2 इसके साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 2 टाइम्स इसको नहीं लिखना, एक ही बार आपने डायमेंशन लिखनी है P की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI। अब जो P है इसके SI के अंदर यूनिट्स क्या होंगे ये हमने बताने होंगे। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ R, अब देखें जो Q है इसकी डायमेंशन अगर R से डिफरेंट होती, ठीक है। पहले देखें क्या सिचुएशन बताइए, पहले सिचुएशन ये बताइए कि Q और R दोनों की डायमेंशन MLT है, तो उसके बाद आप बताएं कि P की क्या डायमेंशन होगी, ठीक है। एक इसका ये पार्ट है। दूसरा ये है व्हाट आर दी यूनिट्स ऑफ P इन SI। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके अंदर P के यूनिट्स क्या होंगे, अगर इन दोनों की ये डायमेंशंस हों तो उसके बाद P के यूनिट्स बताने हैं। ये दूसरा सवाल है, एक सवाल यहाँ तक, दूसरा सवाल यहाँ तक, और तीसरा सवाल है हमारे पास ये, इफ़ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ R। अब जो Q है इसकी डायमेंशन अगर R से होती डिफरेंट, Q की और डायमेंशन होती, R की और डायमेंशन होती, कुड वी डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ P, तो फिर क्या हम P की डायमेंशन फाइंड कर सकते। 3 सवाल अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल के अंदर आ गए हैं, तो 1 बाय 1 इनका हम जवाब देते हैं।
तो देखिए हमारे पास आंसर मौजूद है इसका, हियर इज़ अवर आंसर। इफ़ क्यू एंड आर बोथ हैव डायमेंशंस MLT, अगर क्यू आर जो है दोनों की डायमेंशन MLT हो, देन P आल्सो हैज़ डायमेंशंस MLT, तो उसके बाद जो P है इसकी डायमेंशन भी MLT ही होगी। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ P विल बी द सेम एज Q एंड R। अब देखें जो आपके पास Q और R का SI यूनिट होगा वही सेम टू सेम SI यूनिट होगा P का। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो P है ये बराबर है Q प्लस R के, और Q की डायमेंशन भी यही है और जो R है इसकी डायमेंशन भी यही है। तो उसके बाद हमने कह दिया क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो आपके पास ये जो P है इसकी भी यही डायमेंशन होगी। क्योंकि P की डायमेंशन Q और R वाली है तो इसका जो यूनिट होगा P का ये भी Q और R वाला ही होगा। तो अब देखते हैं यूनिट होगा क्या। यहाँ पे इसको हमने लिखा नहीं है लेकिन आपने यूनिट लिखना है। तो देखें पहले डायमेंशन देख लें, डायमेंशन को देख के हम इसका यूनिट बता सकते हैं। एक आपके पास है M देखें किसकी डायमेंशन के लिए हम लिखते हैं, M जो है ये मैस की डायमेंशन है और जो मैस है इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम आएगा सबसे पहले। उसके बाद है L किसकी डायमेंशन है, ये होती है लेंथ के लिए, और लेंथ जो है इसका यूनिट हम जानते हैं ये मीटर होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर, ये ऐसा यूनिट हम इनके लिख रहे हैं। उसके बाद आपके पास है कैपिटल T, ये टाइम को शो करती है डायमेंशन। टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो S है, सेकंड। ठीक है, स्मॉल s सेकंड। तो किलोग्राम मीटर सेकंड ये आपके पास ऐसा यूनिट होगा P का। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया दी SI यूनिट ऑफ P विल बी द सेम एज Q एंड R। Q और R वाला ही इसका यूनिट होगा P का, जो कि किलोग्राम मीटर सेकंड होगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे ये सेंटेंस लिख सकते हैं, हेंस यूनिट ऑफ P इज़ किलोग्राम मीटर सेकंड। इफ़ Q एंड R है डिफरेंट डायमेंशंस, अगर Q और R जो है इन दोनों के डायमेंशंस होती हैं डिफरेंट। देखिए अब दूसरा हमारे पास जो पोर्शन इस क्वेश्चन का उसका हमें जवाब देना ये वाला। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R, अगर Q और R की डायमेंशंस होती डिफरेंट, कुड वी डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ P, तो क्या हम P की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं? उसका जवाब है यहाँ से। ठीक है, इफ़ Q एंड R है डिफरेंट डायमेंशंस, अगर Q और R दोनों की डायमेंशंस होती हैं डिफरेंट, वी कुड नॉट ऐड देम, तो फिर उनको हम ऐड ना कर सकते। ठीक है, ऐड क्यों ना कर सकते? अब देखें ऐड अगर आपने करनी है दो चीज़ें तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें सेम है ही नहीं तो फिर उनको आप ऐड भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये लिखते हैं x प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप x प्लस एक्स लिख दें तो इसको आप 2x लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप y प्लस वाई लिख दें तो उसको भी आप 2y लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिख दें x प्लस वाई, x और चीज़ हो y और चीज़ हो, तो इनको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे की गई है कि अगर इनकी डायमेंशंस हो जाती हैं डिफरेंट तो उसके बाद जो p है इसकी डायमेंशन हम फाइंड ना कर सकते। ठीक है, वी कुड नॉट ऐड देम, तो फिर इनको हम ऐड ना कर सकते, एंड द इक्वेशन वुड बी इनकरेक्ट, तो उसके बाद जो इक्वेशन है ये इनकरेक्ट हो जाती। जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके अंदर रूल ये है कि जो आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, उसकी एक साइड के ऊपर जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, और दूसरी आपके पास जो साइड है इसके अंदर चाहे 10 क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हों, चाहे 20 ऐड हो रही हों, चाहे 2 ऐड हो रही हों, इन सब की जो अलग-अलग डायमेंशन होगी वो सेम होगी और वो इस क्वांटिटी के बराबर होगी। यहाँ पे जो P है इसकी जो डायमेंशन है Q और R दोनों की डायमेंशन अलग-अलग P के ही बराबर होनी चाहिए। अगर इसके बाद R के आगे S होता तो S की भी वही डायमेंशन होती जो कि Q और R की, यानी कि MLT। ये यहाँ पे रूल है। तो यहाँ पे देखें तो फिर इनको हम ऐड ना कर सकते। अगर इनकी डायमेंशंस डिफरेंट होती तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हो जाती इनकरेक्ट। देयरफॉर इसलिए वी कुड नॉट डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ P, तो इसलिए P की जो डायमेंशंस ये हम हासिल ना कर सकते। देखिए अगर इनको हम ऐड ही ना कर सकते, इक्वेशन दुरुस्त ही ना होती, तो फिर हम P की डायमेंशन कैसे बताते। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5, हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए क्लॉक इफ़ इट हैज़। हमारे पास एक क्लॉक है, उसके 2 केसेस दिए हुए हैं, हमने बताना है कि हर केस के अंदर उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। हमारे पास पहला केस है आवर्स हैंड। देखिए उसकी जो सुई है उसके बारे में बताया हुआ है कि क्लॉक के अंदर कौन कौन सी सुई मौजूद है। आवर्स हैंड उसके अंदर 1 घंटे वाली सुई मौजूद है, मिनट्स हैंड मिनट वाली सुई मौजूद है, एंड सेकंड हैंड और उसके बाद जो सेकंड वाली सुई है वो इसके अंदर मौजूद है। तो कम से कम कितनी मेजरमेंट ये कर सकता है, इस केस के अंदर ये 1 सेकंड हमें कम से कम मेजरमेंट दे सकता है क्योंकि इसके अंदर सेकंड वाली सुई मौजूद है। तो 1 सेकंड इसका लीस्ट काउंट होगा। दूसरा केस है हमारे पास आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड। यहाँ पे इसकी सिर्फ 2 सुई हैं, एक घंटों वाली सुई है और एक इसकी मिनट्स वाली सुई है। तो कम से कम हमें ये 1 मिनट रीडिंग दे सकता है, तो इसीलिए इसका लीस्ट काउंट 1 मिनट होगा। हमारे पास इसका आंसर है इफ़ द क्लॉक हैज़ आवर मिनट एंड सेकंड हैंड्स, अगर इसके अंदर ये 3 सुइयाँ मौजूद हों, द लीस्ट काउंट इज़ 1 सेकंड, तो इस सेकंड वाली सुई की वजह से इसका जो लीस्ट काउंट है ये 1 सेकंड होगा।
इफ़ द क्लॉक हैज़ ओनली आवर एंड मिनट्स एंड, अब एक जो क्लॉक है अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली सुई हो तो उसके बाद द लीस्ट काउंट इज़ 1 मिनट, तो उसके बाद इसका लीस्ट काउंट सिर्फ 1 मिनट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो छोटी से छोटी मेजरमेंट है वो आपको ये मिनट हैंड देगा जो कि 1 मिनट होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.6 है हमारे पास, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ ए राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज अ वर्नियर कैलिपर डिस्क्राइब। आप ये बताएं कि एक पेंसिल जो कि राउंड पेंसिल है उसका अगर आपने डायमीटर फाइंड करना है बाय यूजिंग मीटर रूल तो आप वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी के साथ कैसे बता सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि हमने डायमीटर फाइंड करना है राउंड पेंसिल का, यूज़ हमने करना है मीटर रूल को, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए वर्नियर कैलिपर की, यानी कि वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी हो लेकिन आप यूज़ करें मीटर रूल को। तो मीटर रूल को यूज़ करके किस तरह से आप वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी के साथ डायमीटर बता सकते हैं राउंड पेंसिल का। तो देखिए इसके अंदर हम पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, दोनों का लीस्ट काउंट पहले कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो मीटर रूल है ये हमें कम से कम 1 mm पैमाइश देता है। ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर, 1 mm हमारे पास लीस्ट काउंट है हमारे मीटर रूल का, और जो वर्नियर कैलिपर है इसका आमतौर पे लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। ठीक है, तो देखें 0.1 mm कैसे आया है, हमने इस 1 mm को जब 10 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.1 mm। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मीटर रूल है इसका जो लीस्ट काउंट है ये ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट मीटर रूल के लीस्ट काउंट की निस्बत 10 गुना कम है, यानी कि 10 गुना छोटी पैमाइश हमें वर्नियर कैलिपर दे सकता है। तो अब ये जो 10 का फिगर है इसको हमने याद रखना है, और इस 10 के फिगर के ऊपर ही हमारा ये पूरा आंसर बेस करेगा। तो हम आंसर की तरफ अब चलते हैं। याद रखना है हमने पेंसिल का डायमीटर बताना है, यूज़ करना है मीटर रूल को, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर है टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए राउंड पेंसिल यूजिंग अ मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जैसी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट लेने के लिए जिसमें हम मीटर रूल को यूज़ करें, वी कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ एवरेजिंग। हम एवरेजिंग की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करेंगे। बाई मेजरिंग द टोटल विड्थ ऑफ मल्टीपल पेंसिल्स टुगेदर, हम मुख्तलिफ पेंसिल्स को एक साथ रखेंगे, उनकी इकट्ठी विड्थ फाइंड कर लेंगे, एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स, और जितनी पेंसिल्स हमने उस स्टॉक के अंदर रखी होंगी, उस कलेक्शन के अंदर रखी होंगी, उनकी टोटल तादाद है उससे हम उस टोटल विड्थ को डिवाइड कर देंगे। दिस रिड्यूसेस द एरर बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो जितनी पेंसिल्स हम बढ़ाते जाएंगे एरर हमारा उतना कम होता जाएगा। हम उतनी इसके अंदर पेंसिल्स रखेंगे जितना हमें एरर चाहिए। ठीक है, हमने क्योंकि स्टार्ट में ये कहा था कि जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट मीटर रूल से 10 गुना कम है, तो हमने यहाँ पे 10 पेंसिल्स इस्तेमाल करनी होगी, इसलिए वहाँ पे मैंने 10 का फिगर जो है उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया था। द वर्नियर कैलिपर हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। अब जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, वाइल द मीटर रूल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm। लेकिन जो मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट है मीटर रूल का वो होता है सिर्फ 1 मिलीमीटर। बाई मेजरिंग द टोटल विड्थ ऑफ सेवरल पेंसिल्स वी रिड्यूस द एरर टू 1/n ऑफ द ओरिजिनल लीस्ट काउंट वेयर n इज़ द नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब देखिए n हमारे पास है नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब 1/n ऑफ द ओरिजिनल लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, अगर आप यूज़ करते हैं 2 पेंसिल्स तो उसके बाद आप लीस्ट काउंट का 1/2 जो है वो आप एरर बता देंगे, या फिर आप लीस्ट काउंट जो है 1/2 कम कर देंगे। ठीक है, 1/2 कर देंगे लीस्ट काउंट को। वैसे तो देखें इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm है ना हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट। अगर आप 2 पेंसिल्स इस्तेमाल करेंगे तो ओरिजिनल जो आपका लीस्ट काउंट है इसकी निस्बत अब आपका लीस्ट काउंट है 1/2। ठीक है, 1/2 का क्या मतलब है, 1 का 1/2 कितना होगा, हाफ होगा, यानी कि 0.5 mm हो जाएगा लीस्ट काउंट। अगर आप यूज़ करते हैं 3 पेंसिल्स तो उस वक्त क्या होगा, जो ओरिजिनल आपका ये लीस्ट काउंट है इसकी निस्बत 1/3 आपका अब लीस्ट काउंट बन जाएगा। ठीक है, 1/3 mm। अगर आप 4 पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 mm आपका लीस्ट काउंट बन जाएगा। अगर आप यूज़ करते हैं 10 पेंसिल्स तो आपका अब लीस्ट काउंट बन जाएगा 1/10 mm, और जो 1/10 है ये बराबर होता है 0.1 mm के। ठीक है, यानी कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट हासिल हो जाएगा अगर आप 10 पेंसिल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज़ को हमने अब आगे कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास इस पूरे प्रोसीजर के यहाँ पे स्टेप्स आगे मौजूद हैं। अरेंज मल्टीपल आइडेंटिकल पेंसिल्स, एक जैसी हमने पेंसिल्स जो हैं मुख्तलिफ वो इकट्ठी करनी है। फॉर एग्जांपल 10 पेंसिल्स, हमने यहाँ पे 10 पेंसिल्स ही लेनी है, साइड बाय साइड हमने साइड बाय साइड पेंसिल्स को रखना है इस तरह से। एक ये पेंसिल है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। ठीक है, इस तरह से आपने साइड बाय साइड इनको रखना है, एक दूसरे के साथ मिला के रखना है इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर।
सो दे टच ईच अदर, इस तरह से रखना है कि वो एक दूसरे को टच करें, टच करेंगी तभी हमारे पास एग्जैक्ट विड्थ आएगी। मैयर द टोटल विड्थ ऑफ दीज 10 पेंसिल्स यूजिंग द मीटर रूल। अब मीटर रूल को इस्तेमाल करके आपने 10 पेंसिल जो हैं इनकी टोटल विड्थ आपने फाइंड कर लेनी है। द एरर ऑफ 1 mm अप्लाइज टू दिस टोटल विड्थ। अब देखिए आपके पास जो मीटर रूल है इसका क्योंकि लीस्ट काउंट है 1 mm, तो इसकी जो मेजरमेंट है इसमें एरर भी 1 mm का होगा, तो 1 mm इस पूरी मेजरमेंट के ऊपर हो जाएगा डिवाइड। यानी कि पहले आप अगर सिर्फ एक ही पेंसिल का मेजर करते इसकी हेल्प से डायमीटर, तो वो एक ही पेंसिल के ऊपर रुका रहता, लेकिन अब आपने 10 पेंसिल्स का डायमीटर फाइंड किया, विड्थ फाइंड कर ली, एरर वही होगा 1 mm, लेकिन अब ये एरर 10 पेंसिल्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड द टोटल विड्थ बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स टू गेट द एवरेज डायमीटर ऑफ 1 पेंसिल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल विड्थ था ये 10 पेंसिल्स की, उनमें से एक पेंसिल की अगर हमें विड्थ फाइंड करनी है तो वो उसका डायमीटर होगा। उसके लिए आप टोटल जो तादाद है पेंसिल्स की, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, उसके साथ आप डिवाइड करें टोटल विड्थ को, तो आपके पास आएगी एवरेज डायमीटर ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास। इसी क्वेश्चन के अंदर हमने एग्जांपल से बात क्लियर की है कि इसको हमें कैसे करें प्रोसीजर को। सपोज 10 पेंसिल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। फ़र्ज़ करें 10 पेंसिल्स को हमने साइड बाय साइड रख दिया जो कि एक दूसरे को टच भी कर रही हैं। मेजर्ड टोटल विड्थ, जो टोटल हमने विड्थ मेजर की वो है 70 mm यूजिंग द मीटर रूल। एरर इन दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट के अंदर जो एरर है वो है ±1 mm, क्योंकि मीटर रूल है, जितनी मर्जी आप छोटी इसकी हेल्प से मेजरमेंट करें, जितनी मर्जी बड़ी मेजरमेंट करें, आपको एरर 1 mm का ही मिलना है। डायमीटर ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का देखिए अब कैसे हम डायमीटर फाइंड करेंगे। जो टोटल आपके पास विड्थ है ये वाली, इसको आप 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा एक पेंसिल का। डायमीटर हमारे पास टोटल विड्थ ओवर नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल विड्थ ये है, पेंसिल्स 10 हैं तो 7 mm हमें मिल गया डायमीटर एक पेंसिल का। एरर इन डायमीटर ऑफ 1 पेंसिल, एक जो पेंसिल है उसके डायमीटर के अंदर कितना अब एरर होगा ये हमने देखना है। एरर 1 mm ओवर 10, 1 mm का क्या मतलब है, जो 1 mm है इसका मतलब है एक पेंसिल के अंदर या फिर एक जो मेजरमेंट है उसके अंदर कितना एरर होगा। एक मेजरमेंट के अंदर यहाँ पे 1 mm का एरर, लेकिन हमारे पास देखें जो उस मेजरमेंट के अंदर पेंसिल्स हैं वो कितनी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में यही कहा था ना कि जो टोटल एरर है ये तो 1 mm का ही होगा पूरी विड्थ के ऊपर, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा तमाम 10 पेंसिल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा। कितना कितना डिवाइड होगा, इतना डिवाइड होगा कि आपने उस पूरे एरर को जो कि 1 mm का पूरी पैमाइश का पूरी मेजरमेंट का एरर है उसको आपने डिवाइड करवा देने पेंसिल्स की टोटल तादाद से। टोटल पेंसिल्स की तादाद हमारे पास 10 है तो 1/10 बराबर होता है 0.1 mm। ठीक है, तो ये आपके पास होगा टोटल एरर यहाँ पे। तो फिर इसीलिए हमने इसके रिजल्ट में ये लिखा थस बाय स्टैकिंग 10 पेंसिल्स, तो इसीलिए 10 पेंसिल्स को इकट्ठा स्टैक करके साइड बाय साइड एंड मेजरिंग द टोटल विड्थ विद ए मीटर रूल, एक मीटर रूल के साथ टोटल विड्थ को मेजर करके द एरर इन द डायमीटर मेजरमेंट बिकम्स ±0.1 mm। तो इसीलिए जो डायमीटर है इसकी मेजरमेंट के अंदर जो हमारा एरर है वो बन जाता है 0.1 mm, विच इज़ सेम एज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, जो कि सेम उसी तरह से जैसे कि हमारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। Therefore, we achieve the same accuracy as the vernier caliper by using this averaging method। तो इस तरह से हम इस एवरेजिंग मेथड को इस्तेमाल करके वर्नियर कैलिपर जो है उसके जैसी जो है वो एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। अब देखें सिंपल सा हमने काम किया, हमने ये देखा कि हमारे पास जो मीटर रूल है उसके निस्बत जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट कितने गुना कम है। हमने ये देखा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट मीटर रूल की निस्बत 10 गुना कम है, इसीलिए हमने मीटर रूल की हेल्प से 10 पेंसिल्स की जो टोटल विड्थ है, कलेक्टिव विड्थ है वो फाइंड कर ली। अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 20 गुना कम होता तो फिर हम 20 पेंसिल्स लेते। ठीक है, हमने पहले इसलिए दोनों लीस्ट काउंट्स को कंपेयर किया, उसके बाद हमने पेंसिल्स की जो तादाद है उसको डिसाइड किया। हमने ज़्यादा पेंसिल्स ले ली, ओवरऑल हमने विड्थ फाइंड कर ली। हमारे पास जो टोटल एरर था पूरी मेजरमेंट के अंदर वो 1 mm था, पेंसिल्स 10 थी, हर पेंसिल के अंदर जो एरर डिवाइड होना था या हर पेंसिल की मेजरमेंट में जो एरर जाना था उसके लिए हमने 1 mm को टोटल पेंसिल्स की तादाद यानी कि 10 के ऊपर डिवाइड किया तो 0.1 mm हमारे पास एरर आ गया और सेम एक्यूरेसी हमारे पास आ गई जो कि वर्नियर कैलिपर से हमें मिलनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1.6। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 1.7 सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1.7, इसको देखते हैं। How would be the readings differ if the screw gauge is used instead of a vernier calipers to measure the thickness of a glass plate? अगर आप ग्लास प्लेट की थिकनेस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो रीडिंग है वो किस तरह से मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर है द स्क्रू गेज इज़ मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर्स। अब देखें जो स्क्रू गेज है ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इट कैन मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस अप टू 0.01 mm।
अब जो आपके पास स्क्रू गेज है ये बहुत ही छोटी से छोटी थिकनेस को भी मेजर कर सकती है, और कितनी छोटी थिकनेस को भी मेजर कर सकती है वो है 0.01 मिलीमीटर। सो इफ़ यू यूज़ स्क्रू गेज वी विल गेट ए मोर प्रिसाइज रीडिंग देन विद वर्नियर कैलिपर्स। अगर आप स्क्रू गेज को इस्तेमाल करें तो आपको वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है, ठीक है, ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग मिल सकती है। अब देखें जो आपके पास स्क्रू गेज है ये आपको देती है 0.01 का लीस्ट काउंट, लेकिन आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है ये आपको देता है सिर्फ 0.1 का लीस्ट काउंट। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट है बहुत छोटा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट छोटा है तो इसीलिए ये आपको छोटी मेजरमेंट्स भी दे सकती है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स देती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.8, इसको हम देखते हैं। राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर देखें सॉलिड सिलेंडर की रीडिंग दिखाई हुई है। देखें किस तरह से दिखाई हुई है, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर को रखा हुआ है और वर्नियर कैलिपर ये वाली हमें रीडिंग बता रहे हैं, ठीक है, ये उसकी वर्नियर स्केल है, ये इतनी स्लाइड होकर यहाँ पे आ गई है सिलेंडर रखने के बाद। तो हमने यहाँ से रीडिंग देख के लेंथ बतानी है सॉलिड सिलेंडर की। इफ़ देयर इज़ एन एरर ऑफ प्लस 0.02 सेंटीमीटर इन दी वर्नियर कैलिपर्स। अब देखें जो वर्नियर कैलिपर है उसका हमें ज़ीरो एरर भी बताया हुआ है, प्लस 0.02 है। प्लस 0.02 का मतलब ये है कि इतनी रीडिंग ये हमें एडवांस में शो कर देते हैं। जब आप उसके जाज को बंद कर देते हैं तो ये इतनी रीडिंग दिखा देता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है जिसकी ये लेंथ है। तो ये आपके पास जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसको हमने एंड वाले आंसर में से माइनस करना होगा। तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग देखते हैं। रीडिंग देखने के लिए हमें दो टाइप्स की रीडिंग चाहिए होती हैं वर्नियर कैलिपर से। एक हमें चाहिए होती है मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की वो डिवीज़न हमने देखनी है जो कि वर्नियर स्केल की 0 से पहले है, वो ये डिवीज़न है मेन स्केल की। ये कौन सी बनती है, यहाँ पे 2 है, 2.1 2 3 4 5, ये बड़ी वाली 5 है और उससे आगे वाली है 6। तो 2.6 हमारे पास है हमारी मेन स्केल की रीडिंग और इसके साथ सेंटीमीटर भी है। ये चीज़ यहाँ पे हमने नीचे लिखी हुई है, द मेन स्केल रीडिंग इज़ 2.6 सेंटीमीटर। जो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग है वो 2.6 सेंटीमीटर है। देखें वर्नियर कैलिपर से जब आप रीडिंग लेते हैं तो आपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग्स को ऐड करना होता है। इसके बाद हमने फाइंड करनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। उसके लिए आप ये देखें कि वर्नियर स्केल के ऊपर कौन सी डिवीज़न है जो कि किसी भी मेन स्केल की डिवीज़न के साथ मैच कर रही है। तो बाकी कोई भी डिवीज़न यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। जो आपके पास ये 9th डिवीज़न है ये मैच कर रही है इस डिवीज़न के साथ। ऊपर वाली डिवीज़न किस नंबर के ऊपर है आपको उससे कोई सरोकार नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मैच कर रही है किसी भी डिवीज़न के साथ। तो ये 9th डिवीज़न है। अब ये जो आपके पास 9 आया है 9th डिवीज़न है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ। अब जो वर्नियर कैलिपर है इसका हम जानते हैं लीस्ट काउंट होता है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, जो कि बराबर होता है 0.001 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि 0.1 मिलीमीटर है इसका लीस्ट काउंट। उसके लिए देखें जो आपके पास मेन स्केल है उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मज़ीद हमने तकसीम कर दिया 10 हिस्सों के अंदर। तो अगर 1 सेंटीमीटर इसको आपने तकसीम कर दिया 10 हिस्सों के अंदर तो आपके पास जो एक डिवीज़न है छोटी वो है 0.1 सेंटीमीटर। छोटी एक डिवीज़न हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए इस छोटी एक डिवीज़न की जो वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर उसको आप डिवाइड करवा दें वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीज़न से। वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीज़न है वो 10 होती हैं, तो 10 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो लीस्ट काउंट आपके पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो ये वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट आ गया है 0.01 सेंटीमीटर। और आपके पास ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है 9, इस 9 को आपने अब इस लीस्ट काउंट के साथ करवाना है मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर के साथ। तो यही काम अब यहाँ पे अब नीचे करते हैं। द 9th वर्नियर डिवीज़न कोइंसाइड्स। अब देखें जो 9th वर्नियर डिवीज़न है ये कोइंसाइड करती है मेन स्केल की किसी भी डिवीज़न के साथ। सो वर्नियर स्केल रीडिंग इज़ 0.09 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग है 0.09 सेंटीमीटर। देखिए ये कैसे आई है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर और हमारे पास जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न आई है वो है 9th डिवीज़न, दोनों करवाने मल्टीप्लाई। तो एंड के ऊपर आंसर आएगा 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपके पास आपका आंसर है। देखिए आपके पास मेन स्केल रीडिंग भी आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गई, तो आप इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास रीडिंग है 2.6, ठीक है, ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये आपके पास है वर्नियर स्केल की रीडिंग और दोनों को आप यहाँ पे ऐड करके लिख दें 2.69 सेंटीमीटर। नाउ सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये आपके पास जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखें क्योंकि एडवांस में आपको रीडिंग पहले से मिली हुई थी, वो दिखा रहा था कितनी रीडिंग पहले से मौजूद है, तो जो रीडिंग पहले से मौजूद थी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.67 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो उसके बाद देखें, अच्छा देखें यहाँ पे आप अगर इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल शॉर्ट सा तरीका मैं आपको वो बता देता हूँ।
यहाँ पे देखिए आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग थी वो क्या थी, वो थी आपके पास 2.6, ठीक है 2.6 थी। आगे आपने देखा कौन सी डिवीज़न मैच कर रही है, वो मैच कर रही थी 9th डिवीज़न। तो ये जो 9 है इसको आपने सिंपली 6 के बाद लिख देना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता, ये 5 फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी के साथ मैच कर रहा होता तो आप लिखते 2.6 और 5 मैच कर रहा होता तो आप 6 के बाद 5 लिखते, ठीक है। इस तरह से आप रीडिंग्स जो है उनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर MCQs के अंदर इस तरह कोई सवाल आ जाए तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ जाए तो फिर आपने इसको डिटेल में लिखना है। जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न है उसको आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 1.9, इसको देखते हैं। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज। देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्रू गेज है, ये इसकी मेन स्केल है, ये इसकी सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो जो इसकी सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि टोटल 50 डिवीजन्स हैं, ठीक है। इफ़ द हेड थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज इज गिवन 10 रेवोल्यूशंस, अगर आप स्क्रू गेज को 10 बार घुमाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम इनको घुमाते हैं स्क्रू गेज की थिम्बल को, अगर आप इसको 10 दफ़ा घुमाते हैं, देन द स्पिंडल एडवांसेस बाई 5 mm, तो यहाँ से आपको जो रीडिंग मिलती है वो 5 मिलीमीटर की रीडिंग मिलती है, ठीक है। घुमाया देखिए आपने कितनी दफ़ा है, आपने इसको घुमाया है 10 दफ़ा, आपने 10 दफ़ा घुमाया तो आपको रीडिंग मिल गई 5 mm की। There is also zero error as the second division of the circular scale coincides with the datum line and zero of circular scale is below the datum line। देखें यहाँ पे अब दो चीज़ें आ गई इकट्ठी, दोनों का मतलब एक ही है। There is also zero error, अब जीरो एरर भी है स्क्रू गेज के अंदर, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ा इजी सा है कैलकुलेट करना। एज द सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन। अब देखें ये जो आपके पास स्क्रू गेज है, जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आप यहाँ पे इसको लेके जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं पीछे से इसको घुमा के, तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास होती है जीरो, जहाँ पे अब ये 25 है ना, 25 की जगह जीरो आ जाता है जब आप इसको घुमा के बिल्कुल यहाँ तक लेके आते हैं जीरो के ऊपर। और ये जो आपके पास लाइन है इसको आप कहते हैं डेटम लाइन, इस लाइन को। तो इस डेटम लाइन के साथ यहाँ पे देखें जो डिवीज़न होती है वो सेकंड डिवीज़न होती है, ठीक है, सेकंड डिवीज़न यहाँ पे होती है। और क्योंकि अब घुमाते इसको इस साइड के ऊपर हैं स्क्रू गेज को, तो ज़ीरो है ये आ जाती है नीचे, ज़ीरो नीचे आ जाती है। और यहाँ पे जो डेटम लाइन है इसके साथ मैच करती है सेकंड डिवीज़न। तो अब इस सेकंड डिवीज़न को हमने यूज़ करना है अपने लीस्ट काउंट को, अपने ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हमने सेकंड डिवीज़न के कंसेप्ट को यूज़ करना है जो कि इसके साथ मैच करती है। अब देखें ज़ीरो जब यहाँ पे आती है तो सेकंड डिवीज़न जब यहाँ पे आती है तो जो जीरो है ये फिर आ जाती है नीचे, ठीक है, यहाँ पे 25 की जगह पे। और नीचे कहाँ पे आई है, ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन से आ गई नीचे। यही बात उधर भी की गई है कि जो सेकंड डिवीज़न है वो मैच करती है डेटम लाइन से, लेकिन जो जीरो है वो फिर डेटम लाइन से आ जाती है नीचे, ठीक है। यही बात अब यहाँ पे इस पूरी लाइन के अंदर की गई है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब की हमने बतानी है थिकनेस एज मेजर्ड बाय द डिस्क्राइब्ड स्क्रू गेज शोन इन द फिगर। अब इस फिगर के अंदर जो स्क्रू गेज आपको बताई हुई है, डिस्क्राइब की हुई है, इसकी हेल्प से आपने ये बताना है कि ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है। उसके लिए आपको ये रीडिंग देखनी पड़ेगी जो कि स्क्रू गेज के ऊपर रीडिंग शो की हुई है। उसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रू गेज जो है उसकी पिच फाइंड करनी है। पिच फाइंड करने के लिए आप देखें, पिच का मतलब ये है कि जब आप स्क्रू गेज को एक दफ़ा घुमाते हैं तो आपको कितनी रीडिंग मिलती है, ठीक, इस चीज़ को हम कहते हैं स्क्रू गेज की पिच। तो स्क्रू गेज की पिच के लिए देखिए हमें दो चीज़ें गिवन है। एक ये गिवन है कि आप अगर उसको 10 दफ़ा घुमाते हैं तो आपको 5 mm की रीडिंग मिलती है। एक दफ़ा घुमाएं तो कितनी रीडिंग मिलेगी, इसको अगर आप डिवाइड करवा दें 10 से तो एक रेवोल्यूशन की हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे स्क्रू गेज की पिच, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, स्क्रू गेज की पिच का मतलब ये है कि आप उसको जब एक दफ़ा घुमाते हैं तो वो कितनी रीडिंग आपको देती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पिच आ गई स्क्रू गेज की 5 mm/10। टोटल आपके पास जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कितनी रेवोल्यूशन से आपके पास आई है वो रेवोल्यूशंस आपने नीचे लिखी। तो 0.5 mm ये आपके पास है स्क्रू गेज की पिच। उसके बाद आपने फाइंड करना है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करना ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। लीस्ट काउंट के लिए देखें आप क्या करते हैं, लीस्ट काउंट के लिए आप करते हैं स्क्रू गेज की पिच, ये पिच है स्क्रू गेज की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर उन्होंने हमें बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि टोटल इसके ऊपर है 50 डिवीजन्स। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज। जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर है टोटल 50 डिवीजन्स। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट से लेके यहाँ तक, ठीक है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक ये जितना भी डेटा दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि आप इसको यूज़ करके स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड कर लें, ठीक है। सबसे पहले हमने इन दोनों मेजरमेंट्स को लेके पिच बताई, ठीक है, 5 mm/10 करके हमने पिच बता दी। उसके बाद स्क्रू गेज की पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल,
ये करके फिर हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका लीस्ट काउंट भी आ गया है। पिच के ऊपर आपने डिवाइड करवा दी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो ये आपके पास आपका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। मेन स्केल की रीडिंग हमने देखनी है, उसके बाद हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी होगी, उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा लीस्ट काउंट के साथ। देखिए सेम यहाँ पे वही प्रोसीजर है जैसे आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ आप क्या करते थे, डिवीजन देखते थे कि कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसको मल्टीप्लाई करवाते थे आप लीस्ट काउंट के साथ। जो आपकी स्क्रू गेज है यहाँ पे आपने सेम वही काम करना है। आपने ये देखना है कि मेन स्केल की क्या रीडिंग है, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी जो सर्कुलर स्केल है उसकी क्या रीडिंग है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आपने मल्टीप्लाई करवाना होगा स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट के साथ, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मेजरमेंट आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले हमने देखनी है मेन स्केल की रीडिंग। उसके लिए आप देखें यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है वो है 5 mm, लेकिन उसके अंदर देखें लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस हैं। 5 mm है, इसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 10 हिस्सों के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे होती है सिर्फ और सिर्फ 5 लाइंस, तो फिर तो होती है एक लाइन 1 mm की। ठीक है, ये जो ऊपर आपके पास लाइंस हैं ये 1 mm की लाइंस हैं, ये 1 mm है, 2 mm, 3 mm, 4 mm और यहाँ पे 5 mm। अब यहाँ पे जो दरमियान में लाइंस लगी हुई हैं ये आधे आधे डिस्टेंस को शो कर रही हैं। ठीक है, 1 mm जो है इसका हाफ कितना होता है, 1/2 होता है, और जो 1/2 है ये बराबर है 0.5 mm के। तो ये जो आपके पास एक छोटी लाइन है ये है 0.5 mm। यहाँ पे होगा 0.5, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, और उसके बाद 5.5, उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6.5। 6.5 mm हमारे पास रीडिंग है हमारी मेन स्केल की। हमें कैसे पता चला, ये जो आपके पास सर्कुलर स्केल है ये जब घूम के इस साइड के ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको जो भी डिवीज़न नज़र आती है वो आपके पास होती है आपकी मेन स्केल की रीडिंग। तो यहाँ पे हमें जो डिवीज़न नज़र आ रही थी वो थी 6.5। देखें 6.5 का हमें कैसे पता चला, यहाँ तक हमारे पास है 5 mm, उसके बाद ये लाइन आधा mm और देगी, ये लाइन आधा mm और देगी, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 6 mm। और 6 मिलीमीटर के बाद ये लाइन आपको आधा मिलीमीटर और देगी, तो 6.5 mm ये आपको मिल गई रीडिंग मेन स्केल से। अब आपने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीज़न डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड करे, तो वो ये डिवीज़न है। ठीक है, नीचे आपके पास है 25, 25 के ऊपर है 26, और ये 27वीं डिवीज़न जो है ये कोइंसाइड कर रही है इस डेटम लाइन के साथ। तो आपकी जो सर्कुलर स्केल है इसकी रीडिंग आ गई आपके पास 27। तो इस 27 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट के साथ, और फिर जो आंसर है उसको आपने ऐड कर देना है मेन स्केल की इस रीडिंग के अंदर, तो आपके पास टोटल मेजरमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास है 6.5 mm जो हमने फाइंड की। सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपके पास है 27 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, 27th डिवीजन है जो कि डेटम लाइन के साथ मिल रही है। लीस्ट काउंट हमने पहले कैलकुलेट किया, पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल जो कि था हमारे पास 0.01, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 27 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा आंसर आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग का। अब ज़ीरो एरर है आपके पास 0.02 mm। अब देखिए आपको कैसे पता चला कि आपके पास ये ज़ीरो एरर है। ये ज़ीरो एरर उन्होंने बताया है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया, उनके इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हमने ज़ीरो एरर फाइंड करना है। देखें यहाँ पे आपके पास है देयर इज़ आल्सो ज़ीरो एरर एज द सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन एंड ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द डेटम लाइन। ज़ीरो जो है वो नीचे होती है जब आप इसको बंद करते हैं, जब बिल्कुल आप इसको बंद करते हैं तो ज़ीरो होती है यहाँ पे नीचे। जो 25 है फॉर एग्जांपल इसकी जगह हमारे पास ज़ीरो होती है, यहाँ पे थी आपके पास दूसरी डिवीज़न। अगर आपने अब फाइंड करना है ज़ीरो एरर तो उसके लिए सिंपली जो आपके पास दूसरी डिवीज़न है इसका आंसर 2 है। जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास, वो है 0.01 mm। मल्टीप्लाई करवा दें तो 0.02 mm। ये है जी आपके पास आपका ज़ीरो एरर। अब देखिए ये जो आपके पास 0.02 mm आ गया, इसका आपने करना क्या है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है आपके फाइनल आंसर में से। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, उसकी वजह ये है कि आपके पास ये 0.02 mm आया है, ये इस तरह से आया है कि आपकी जो स्क्रू गेज है इसको जब आपने स्टैंडर्ड पोजीशन में रखा, इसको आप घुमा के यहाँ पे ले गए तो 0 आ गई नीचे, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गई सेकंड डिवीज़न। अब यहाँ पे सेकंड डिवीज़न आने का क्या मतलब है और 0 का नीचे जाने का क्या मतलब है कि आपके पास जो स्क्रू गेज है देखिए वो आप घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में आप घुमाते हैं तो इसका मतलब है आपको कुछ इसको टर्न देना पड़ा है तब जाके स्टैंडर्ड डायरेक्शन में गई है, स्टैंडर्ड पोजीशन में गई है। स्टैंडर्ड पोजीशन में जाने के बावजूद इसका 0 आ गया है नीचे। 0 नीचे उस वक्त आता है, आपकी स्क्रू गेज नीचे उस वक्त घूमती है जब इसमें आप कोई चीज़ रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आपने कोई चीज़ रखी हुई है इसलिए नीचे आ गई, लेकिन रखी हुई तो कुछ नहीं है, ये जाहिर कर रही है कि आपने इसमें कुछ रखा हुआ है जिसकी ये मेजरमेंट है 0.02 mm। तो इसका मतलब इसके अंदर ये
पॉजिटिव 0 एरर है, ये आपको एडवांस में कोई रीडिंग शो कर रही है, इसलिए आपने इसको माइनस कर देना फाइनल आंसर में से। तो हमारे पास 0 एरर भी आ गया 0.02 mm। आपने देखा हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो 0 एरर हमारे पास आ गया 0.02 mm। सिंस सेकेंड लाइन कोइंसाइड्स, अब क्योंकि जो सेकेंड लाइन है ये कोइंसाइड करती है डेटम लाइन के साथ, एंड 0 इज़ बिलो डेटम लाइन, और जो 0 है ये डेटम लाइन से है नीचे। टोटल रीडिंग आपके पास आ जाएगी इस तरह से 6.5। जो मेन स्केल की रीडिंग है वो लिखनी है, और जो आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है, ये वाली रीडिंग। और जो 0 एरर है आपके पास, इसको आपने करना है इसमें से माइनस, क्योंकि एडवांस में आपको रीडिंग शो कर रहा था। तो देखें यहाँ पे आपके पास जो ओवरऑल आपकी रीडिंग है स्क्रू गेज की वो ये आ जाएगी, ठीक है, 6.75 mm। तो इस तरह से आपने स्क्रू गेज को यूज़ करके रीडिंग्स बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 1.10, हमारा ये 10वां क्वेश्चन। इसको देखते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, उसका क्या मतलब है? गिव वन एग्जांपल, एक मिसाल दें। आंसर है हमारे पास ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी, ये ऐसी क्वांटिटी होती है दैट हैज़ नो फिजिकल डायमेंशंस, जिसकी कोई भी फिजिकल डायमेंशन नहीं होती। इट इज़ ए प्योर नंबर, ये एक प्योर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एंगल मेजर्ड इन रेडियंस इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे जो एंगल है जिसको आप रेडियंस में मेजर करते हैं, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसको डिटेल के अंदर मैं चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि क्यों डायमेंशनलेस होता है, इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन 1.11 यानी कि 11वां क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। ए स्टूडेंट यूजेज अ स्क्रू गेज टू डिटरमिन दी थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर। एक स्टूडेंट एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करता है। उसके पास एक पेपर की शीट है, उसकी उसने थिकनेस बतानी है, इसके लिए वो इस्तेमाल करता है स्क्रू गेज को। द स्टूडेंट फोल्ड्स द पेपर 3 टाइम्स। अब स्टूडेंट देखें करता क्या है, उसने तो पेपर की सिंगल शीट की थिकनेस बतानी है, लेकिन वो पेपर को 3 दफ़ा फोल्ड कर देता है। एंड मेजर्स द टोटल थिकनेस ऑफ द फोल्डेड शीट, और फिर वो फोल्डेड शीट की थिकनेस मालूम कर लेता है स्क्रू गेज की हेल्प से। उसने फाइंड करनी है सिंगल शीट की थिकनेस, लेकिन वो उस पेपर की शीट को 3 दफ़ा फोल्ड कर देता है और वो उस फोल्डेड शीट की थिकनेस को मेजर करता है। अज्यूम दैट देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन द स्क्रू गेज। अब फ़र्ज़ करें स्क्रू गेज के अंदर कोई भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज़ शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर स्क्रू गेज की रीडिंग शो की हुई है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। आपने अब शीट की थिकनेस बतानी है। अब देखिए हमने बतानी है सिंगल शीट की थिकनेस, लेकिन उसने देखें किया क्या है, उसने एक पेपर को 3 दफ़ा उसने फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड द पेपर 3 टाइम्स। उसने थिकनेस बतानी है सिंगल शीट की, लेकिन उसने पेपर की शीट को 3 दफ़ा फोल्ड किया। जो फोल्डेड शीट है इसको उसने रख दिया स्क्रू गेज के अंदर। उसके पास आगे टोटल उसकी जो भी थिकनेस है वो आगे स्क्रू गेज से रीडिंग देख के हमने पहले फोल्डेड शीट की थिकनेस बतानी है, उसके बाद हमने उसकी सिंगल शीट की थिकनेस बतानी होगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब उसको 3 दफ़ा फोल्ड करेगा तो उसके पास टोटल शीट्स कितनी बन जाएंगी। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पेपर मौजूद है। पेपर की हेल्प से हम देखते हैं कि उसके पास टोटल कितनी शीट्स आएंगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेपर है, इसकी वैसे एक ही शीट है, उसने जो फाइंड करके बताना है वो सिर्फ सिंगल शीट की थिकनेस है, लेकिन वो करता ही है कि वो पेपर को 3 दफ़ा कर देता है फोल्ड। हम इसको 3 दफ़ा फोल्ड करेंगे। 3 दफ़ा फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी शीट्स आती हैं 3 फोल्ड्स के अंदर। यहाँ पे इसको हम एक बार फोल्ड करते हैं। अगर आप इसको एक बार फोल्ड करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 शीट्स बन गई, ठीक है। एक बार फोल्ड करने से जो हमारे पास टोटल शीट्स बन गई हैं वो हैं 2, ठीक है। एक की बजाय हमारे पास 2 शीट्स आ गई इस तरह से। अगर आप इसको दोबारा फोल्ड करते हैं तो आपके पास जो शीट्स आएंगी वो होंगी 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसको हमने दूसरी बार फोल्ड किया तो आपके पास जो टोटल शीट्स आई वो 4 हैं, 1 2 3 और 4। एक बार फोल्ड करने से 2 शीट्स बन गई, 2 बार फोल्ड करने से 4 शीट्स बन गई। अब इसको हम तीसरी बार फोल्ड करते हैं तो फिर देखते हैं टोटल कितनी शीट्स बनती हैं। आप इसको अगर तीसरी बार फोल्ड करें तो आपके पास जो टोटल अब शीट्स बनेंगी उनको काउंट करते हैं। तो एक आपके पास ये जो साइड है इसके अंदर होंगी 4 शीट्स, ठीक है, इसके अंदर होंगी 4 शीट्स, 1 2 3 4। और इसको अगर आप देखें तो एक यहाँ पे है, टोटल 5 हो गई, 1 2 3 4 और ये 5, ये इसके साथ वाली 6, ये 7 और ये 8। आपने यहाँ पे इसको 3 फोल्ड दिए हैं शीट को।
पेपर की शीट को जब हमने 3 फोल्ड्स दिए तो टोटल इसके अंदर जो शीट्स बन गई है वो है 8। अब इसी फोल्डेड शीट को उसने रखा है स्क्रू गेज के अंदर, इसकी उसने थिकनेस फाइंड की। हमने अब इसी की थिकनेस फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है स्क्रीन के ऊपर, जो फिगर है, इसके अंदर जो थिकनेस शो की हुई है ये इसी फोल्डेड शीट की थिकनेस है। ठीक है, ये जो आपके पास फोल्डेड शीट है इसी की थिकनेस फाइंड की हुई स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज की जो रीडिंग है ये हमें थिकनेस देगी इस फोल्डेड शीट की। उसके बाद हम करेंगे ये कि ये जो हमारे पास इस फोल्डेड शीट की थिकनेस होगी इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर, तो हमारे पास ये जो इसकी सिंगल शीट है ये वाली, इस सिंगल शीट की हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल यही काम करने के, हमने सिंपल तरीके से इस स्क्रू गेज की रीडिंग देखनी है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। मेन स्केल हमारे पास जो रीडिंग है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक लाइन ऊपर है छोटी लाइन और एक छोटी लाइन आपके पास है नीचे, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन आपको आधा mm देगी और आधा mm आपको देगी आगे वाली लाइन। तो 0.5 mm यहाँ तक, 0.5 mm इस नीचे वाली लाइन तक, तो टोटल आपके पास 1 mm आ गई रीडिंग आपकी मेन स्केल की। तो यहाँ पे हमने लिख लिया अलग करके, मेन स्केल की आपके पास जो रीडिंग है वो आ गई 1 mm। ठीक है जी, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 1 mm। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए आप ये देखें कि कौन सी डिवीज़न डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो वो जो डिवीज़न है वो है 26 डिवीज़न। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है 25 और इससे ऊपर वाली डिवीज़न है 26। ठीक है, तो 26वीं डिवीज़न क्योंकि कोइंसाइड करे डेटम लाइन के साथ, तो 26 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ। हम जानते हैं इसका जो लीस्ट काउंट है ये होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब इसकी जो पिच है देखें वो कितनी है। इसकी पिच हमारे पास है 0.5 mm, आधा mm। कैसे हमें पता चला, यहाँ पे इन डिवीजन्स को देख के, कम से कम डिवीजन यहाँ पे देखें 0.5 mm की है, ये इसकी पिच है। एक बार घुमाएंगे तो आपको ये रीडिंग मिलेगी, ये पिच है इसकी। और इसके बाद जब इसकी पिच होती है 0.5 mm, तो उसके बाद जो सर्कुलर स्केल होती है इसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो होती हैं 50। जब आपके पास यहाँ पे पिच होती है 1 mm, ठीक है, जो नीचे वाली डिवीजन्स है ये नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाली डिवीजन्स होती हैं या फिर सिर्फ नीचे वाली डिवीजन्स होती हैं। जब मेंस के ऊपर कम से कम रीडिंग होती है 1 mm, तो फिर यहाँ पे जो टोटल डिवीजन्स होती हैं वो होती हैं 100। लेकिन यहाँ पे देखें 0.5 mm है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिवीजन्स होंगी टोटल वो 50 होंगी। आप जब 0.5 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो आपके पास जो आंसर होगा वो आएगा 0.01 mm। ये आपके पास है आपका लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट ऐसे ही आता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो आपके पास 0.01 mm आ गया लीस्ट काउंट। आपने इस लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करवा देना है वर्नियर स्केल की या फिर सर्कुलर स्केल की। देखिए वर्नियर स्केल होती है वर्नियर कैलिपर के अंदर, यहाँ पे आपने वर्नियर का वर्ड यूज़ नहीं करना, यहाँ पे होगी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की इस 26 आपके पास जो रीडिंग आई है, इस 26 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाने है लीस्ट काउंट को। यही चीज़ हमने अब आगे यहाँ पर लिखी है। जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग हमारे पास है 26 इंटू 0.01 mm। ठीक है, ये आपके पास आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 26 इंटू 0.01 mm। और साथ देखें इस तरह से आगे आपके पास आंसर, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब टोटल आप यहाँ पे इसकी रीडिंग लिख सकते हैं 1.00। ये आपको रीडिंग मिली है मेन स्केल से, ये वाली रीडिंग, और उसके बाद ये आपकी रीडिंग है सर्कुलर स्केल वाली, दोनों को ऐड कर दें तो 1.26 mm। ये आपके पास आपकी टोटल रीडिंग है। टोटल थिकनेस इज़ ऑफ 8 लेयर्स। अब देखें हमने जैसे इस क्वेश्चन के स्टार्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करके देखी कि किस तरह से जब आप 3 टाइम्स पेपर को फोल्ड करेंगे तो आपके पास जो टोटल शीट्स हैं वो बन जाएंगी 8। उसने फोल्डेड पेपर को स्क्रू गेज के अंदर रख दिया था। इसका मतलब है जो थिकनेस आई है टोटल 8 शीट्स की थिकनेस या 8 लेयर्स की थिकनेस है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो टोटल यहाँ पे ये थिकनेस है ये वाली, ये थिकनेस है आपके पास 8 लेयर्स की। एज पेपर इज़ फोल्डेड 3 टाइम्स, क्योंकि पेपर को 3 दफ़ा फोल्ड किया हुआ है, और जब आप पेपर को 3 दफ़ा फोल्ड करते हैं तो आपके पास जो लेयर्स आती हैं वो 8 आती हैं। 2⁻3। 2⁻3 का मतलब ये है कि आप इसको 3 टाइम्स जो है वो फोल्ड करें, 3 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं इसलिए आपने 2 को पावर दे दी 3। अगर आप इसको 4 टाइम्स फोल्ड कर रहे होते तो आप 2 को पावर देते 4, तो यहाँ पे फिर 16 लेयर्स आती। 3 टाइम आप इसको फोल्ड करें, 3 दफ़ा फोल्ड किया तो यहाँ पे 8 लेयर्स आ गई। ये आपके पास 8 लेयर्स जो हैं उनकी थिकनेस है। थिकनेस ऑफ 1 शीट, एक शीट की अगर आपने थिकनेस फाइंड करनी है तो जो 8 शीट्स की आपके पास थिकनेस आई है 1.26 mm, इसको आप डिवाइड करवा दें 8 के साथ। जब 8 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपको 1 शीट की थिकनेस मिल जाएगी। ये आपके पास एक शीट की थिकनेस है।
तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आप इस आंसर को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें यहाँ पे आपको जो रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है स्क्रू गेज से। डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट्स, तो आप यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स बचाएं। आगे वाले जो डिजिट्स हैं इनको आप राउंड ऑफ कर दें। उनके लिए 5 को जब आप ख़त्म करेंगे तो 7 जो है क्योंकि ऑड है तो 7 में एक आप ऐड कर देंगे, ऐड करना पड़ेगा 5 को ख़त्म करते हुए, तो ये बन जाएगा 0.158। ठीक है, ये बन जाएगा। जब आप इस 8 को ख़त्म करेंगे तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो जो 5 है ये बन जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.16। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.16 mm। ठीक है जी, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1.12। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इन दोनों नंबर्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचाने हैं, बाकी आपने राउंड ऑफ कर देने हैं। एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में आप अपने आंसर को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे आपके पास जो पहला नंबर है उसके लिए आप डेसिमल को लेके जाएंगे 2 के बाद। 2 के बाद जब आप डेसिमल को लेके जाएंगे तो उसके बाद देखें होगा कि आप देखें कितने डिजिट्स इसको इधर ले गए, 2 डिजिट्स। और 2 डिजिट्स क्योंकि आपने राइट के ऊपर इसको ट्रैवल करवाया डेसिमल पॉइंट को, तो आपको यहाँ पे पावर लगानी है माइनस की, तो -2 पावर लग जाएगी। और उसके बाद देखें 3 डिजिट्स आपने बचा दिए। यहाँ से आपने जब 5 को ख़त्म किया तो पीछे वाला जो 5 है ये क्योंकि ऑड था, और जब नंबर ऑड हो उससे आगे वाला 5 ख़त्म हो रहा हो तो उस ऑड को आपने एक बढ़ा देना होता है। तो 5 को आपने बढ़ा के यहाँ पे 6 कर दिया। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में। 3 ही आपने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बचा दिए। उसके बाद आप इसको देखें, यहाँ पे आपने जो डेसिमल है ये लेके आना है 4 के बाद। जब आप 4 के बाद डेसिमल लेके आएंगे तो देखें कितने डिजिट्स आपने इसको मूव करवाया, 1 2 3। अब आप लेके आए लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ लेके आए तो इसलिए आपने यहाँ पे 10 को पावर देनी है पॉजिटिव। 3 डिजिट्स मूव करवाया तो आपने 10 को पावर दे दी 3। उसके बाद देखें आपने इसको इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि आप इसको इग्नोर करें, यहाँ पे गलती है। ठीक है, ये गलत है, इसको छोड़ दें। तो यही काम हमने करना था, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना था, और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये भी हमने 3 बचाने थे, तो हमने दोनों काम यहाँ पे कर दिए। साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 बचा दिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपने कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करेंगे।